नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। जैसे ही आज सुबह खबर मिली कि उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने की वजह से तबाही का मंजर आगे बढ़ रहा है, सब कुछ थोड़ी देर के लिए थम सा गया। सभी के जहन में 2013 की केदारनाथ आपदा की तस्वीरें सामने आ गई। कुछ देर बाद खबर मिली कि इससे ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, वहां पर कई गांव वाले और टनल में मजदूरों के फंसे होने की खबर मिली। सूरज जैसे जैसे चढ़ा, वहां राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया और पूरा देश उत्तराखंड की सलामती के लिए दुआ करने लगा। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस हादसे के बाद सवालों का भी सिलसिला शुरू हो गया। क्या हम पर्यावरण का दोहन करने लगे हैं? क्या हम अपनी जरूरतों के हिसाब से प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्योंकि कई लोग इससे प्रभावित हुए हैं। प्रभावितों को बचाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। सेना से लेकर सब कुछ तैयार है, लेकिन सवाल ये कि क्या ये हमारे लिए अलार्म है? आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। उससे पहले देखिए आज देवभूमि में आई आपदा की तस्वीर। एक हल्का घायल है, थोड़ा सदमा भी हो सकता है, लेकिन कोई खतरे वाली कोई बात नहीं है। और अभी तक 7 बॉडी रिकवर हुई है। हमारी सेना के लोग वहां पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ की टीम एक दिल्ली से यहां पहुंची है। मृतक हैं, उन सबको हम 4-4 लाख रुपए का मुआवजा राज्य सरकार देगी। तो देखा आपने किस तरह की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ जैसी मुसीबत आपने देखी होगी। केदारनाथ आपदा के दौरान भी कितनी मुसीबत आई, कई लोग इससे प्रभावित होते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये फिर एक बार प्रकृति हमें अलार्म दे रही है संभलने का? खास मेहमान हमारे साथ इस समय चर्चा में जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी खुद कुलदीप नेगी जुड़े हुए हैं, जो सुबह से हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर कुलदीप जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो तस्वीरें आज सामने आई हैं ये क्या हमारे लिए अलार्म है। पहले मैं कुलदीप आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि दिन भर से आप लगातार हर एक तस्वीर हम तक पहुंचाते रहे, दर्शकों तक पहुंचाते रहे, और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। क्या अपडेट्स आपके पास? देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी भी वहां पर जारी है। इस वक्त जो सरकार की प्राथमिकता है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। वहां एसडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम, इसके अलावा एनडीआरएफ की मदद भी वहां पर ली जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि जो भी लोग अभी फंसे हुए हैं उन्हें किस तरीके से निकाला जाए। कुछ तस्वीरें भी इसमें साझा हुई हैं एसडीआरएफ की तरफ से, और उन तस्वीरों के जरिए एसडीआरएफ किस तरीके से मदद वहां पर कर रही है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, ये बखूबी समझा जा सकता है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री
घटनास्थल पर वहां पहुंचे, चमोली जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री रहे, हालातों का जायजा लिया है और जो भी जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को देने थे वो दिशा निर्देश वहां पर दिए हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पर पहुंचे, एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची और यहां तक कि देश इस वक्त उत्तराखंड के साथ में खड़ा है। प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री से बातचीत की, गृह मंत्री ने भी मुख्यमंत्री से बातचीत की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी मुख्यमंत्री से बातचीत की, राष्ट्रपति ने भी उत्तराखंड की स्थिति को जाना, सीएम से उन्होंने बातचीत की। तो सभी लोग इस वक्त जो आपदा की घड़ी चमोली में आई है उसमें साथ उत्तराखंड के खड़े हैं और फिलहाल जो भी मदद केंद्र की तरफ से होनी चाहिए वो मदद की जा रही है। केंद्र ने पूरी मदद का भरोसा दिलाया है, मदद वहां पर की जा रही है। सेना भी वहां पर जो टुकड़ियां हैं वो भी हेल्प के लिए वहां पर पहुंची है। तो सभी लोग मदद वहां पर कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त सरकार के लिए है कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जितना तेज हो सके उतना तेज रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जाए और जैसी इस घटना की सूचना मिली थी उसके बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से शुरू हो गया था। एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच गई थी। सूचना मिलते ही खुद मुख्यमंत्री अपना कार्यक्रम छोड़कर चमोली जिले के लिए रवाना हो गए थे। उन्होंने हालात का वहां पर जायजा लिया है और अब यह कोशिश की जा रही है कि जो लोग अभी लापता है उन्हें खोजने की, जो लोग कुछ टनल में फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की जो कोशिश है वो चल रही है और जो भी रेस्क्यू से जुड़ी हुई टीमें हैं वो वहां पर मौजूद है। लगातार जो रेस्क्यू का काम है वो जारी है। प्रायोरिटी है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को बचाया जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरीके से और स्पीड अप किया जाए। हालांकि स्पीड से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को किस तरीके से सुरक्षित निकाला जा सके। जी बिल्कुल कुलदीप, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। इस समय नोएडा से हमारे साथ कुणाल कुलश्रेष्ठ जी जुड़ गए हैं जो कि पूर्व विभाग अध्यक्ष रहे हैं और चीफ इंजीनियर हैं इस वक्त सिंचाई विभाग के। कुणाल जी, बहुत स्वागत है आपका। आज की तस्वीर कुणाल जी आपने भी देखी होगी और ये तस्वीर क्योंकि पहली मर्तबा हम नहीं देख रहे हैं, इसके पहले भी कई बार हमने आपदा की तस्वीर उत्तराखंड में देखी, लेकिन बार बार जब आपदा आती है तो चर्चा इस बात की होती है क्या प्रकृति का दोहन किया जा रहा है, क्या हम अपने हिसाब से जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। प्रकृति का दोहन हमको सीमित मात्रा में और उचित प्रयोग से करना होगा क्योंकि जैसे जैसे विकास की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं तो हमें निश्चित रूप से किसी न किसी क्षेत्र में कोई ना कोई काम करना है। तो इसी प्रकार जो जब हम कहते हैं कि उत्तराखंड है या कहीं भी है तो हमें विकास के लिए कार्य करना होता है, लेकिन हमको उसके समाधान साथ में ढूंढते हुए इन सबको कार्यों को करना होगा जिससे ये सब आपदाएं सीमित की जा सके। आप खुद सिंचाई विभाग में चीफ इंजीनियर हैं और जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, ऋषिगंगा अगर प्रोजेक्ट की हम बात करें तो जब ये लग रहा था इसको लेकर कुछ अहम सवाल खड़े हुए, ये भी कहा गया कि हमें वहां पर नहीं लगाना चाहिए, चाहे उमा भारती ने भी इस बात का जिक्र किया है, या फिर ये प्रोजेक्ट जब पाइपलाइन में आया था तब भी इसको लेकर पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ संस्थाओं ने, कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए थे। तो एक इंजीनियर के तौर पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमको अपनी जल और विद्युत की आवश्यकताओं के लिए नदियों पर बांध बनाने की आवश्यकता हमेशा रहेगी और जो उत्तराखंड जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और या जो मैदानी क्षेत्र भी हैं वहाँ हमको कुछ न कुछ बांध बना के और पानी को उपयोग लाने के लिए स्कीमें बनानी पड़ेंगी। तो उस समय पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जाता है और जो पर्यावरण को असली में ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसकी वजह से जो समस्याएं आ रही हैं जिनके कारण जो औद्योगिक प्रदूषण है या वाहन प्रदूषण है, ये सब अन्य कारण भी हैं जिसकी वजह से ये हमको आपदाएं देखने को अक्सर मिल जाती हैं। कुणाल जी, एक चीज़ और है, आपने कहा कि बिजली बनाने के लिए या फिर हमारी ज़रूरतों के हिसाब से जो भी ज़रूरी है उसे पूरा करने के लिए हम अलग अलग तरीके से बांध बनाते हैं, प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है क्या प्रोजेक्ट में जो नॉर्म्स होते हैं उनका ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, या फिर हमें अगर कोई आगाह करता है तो सुनना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण से जुड़े हुए लोग इसके लिए कोर्ट भी गए थे। कुणाल जी, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट चालू रहा। इसमें देखिए
ये आपदा जो है एक ग्लेशियर के अचानक टूटने से हुई है। या जैसे सन 2013 में जो जून में जो आपदा आई थी, उसमें भी अचानक क्लाउड बस्टिंग हुई और वहां पे तो उस क्षेत्र में कोई बांध भी नहीं था, लेकिन अचानक बहुत पानी एकदम आने लगा। तो इस आपदा के लिए जो है पर्यावरण बांध या रिजर्वायर नहीं बिगाड़ते, बल्कि उससे पानी संचय होके हमें और जो है पानी के से वन क्षेत्र और ये सब बढ़ाने का साधन मिलते हैं। तो इसमें जो है सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जाता है। जैसे टेहरी बांध ने जो जून 2013 की आपदा थी, उसको पानी को एकदम नीचे प्रवाहित होने से काफ़ी रोकने में मदद की। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि ये सब बांध बनाने से पर्यावरण बिगड़ जाएगा। नहीं, बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता है। वो ज़रूरत के हिसाब से, और हमने अगर हम यूं कहें कि बहुत मेहनत की है इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, लेकिन सवाल यही है कि ये कहां तक जायज है और हमें अपनी लिमिट्स का क्या हमें पता है। कुलदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो खुद पहाड़ पर जो दुर्गम इलाके हैं वहां पर पहुंचते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। कुलदीप, इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो कई पर्यावरण से जुड़े हुए लोग जो रक्षा करते हैं, संस्था हैं, वो इसके लिए कोर्ट भी गए थे। देखिए, पहले इस घटनाक्रम को लेकर बात करें कि जो अभी प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है, ये ग्लेशियर टूटा है। ग्लेशियर टूटने के वजह से जो फ्लो है वो फ्लो बढ़ा है और उसकी वजह से ये जो रिजर्वियर है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। तो ये ग्लेशियर टूटने के कारण से जो भी ये घटना घटी है, पूरा रिजर्वियर को इससे नुकसान पहुंचाया है, उसी के कारण से जो वाटर फ्लो है वो वाटर फ्लो बढ़ा है। और यही वजह है कि जिस तरीके से वाटर फ्लो बढ़ा है तो लाजमी है कि ऐसे में नुकसान होता है। अभी फिलहाल जहां तक दूसरी बात है, ये जरूर ध्यान में कोई भी प्रोजेक्ट जब लगते हैं तो इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि वो प्रोजेक्ट जो है वो पूरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के बाद ही वहां पर लगाए जाए, इस बात का भी ख्याल रखा जाता है। अभी जो घटना घटी है जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, ग्लेशियर के टूटने से ये जो फ्लो है वो ज्यादा बढ़ा है और उसके कारण से ये पूरी घटना घटी है। लेकिन अभी जो फिलहाल कॉज में जाने से पहले ये कोशिश यहां पर की जा रही है कि अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उस रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरीके से और बेहतर कंडक्ट किया जाए ताकि जो लोग हैं उन्हें बचाया जा सके, सुरक्षित उन्हें निकाला जा सके। जिसके लिए जो भी सहयोग लिया जाना है वो सहयोग लिया जा रहा है, सहयोग मिल भी रहा है। केंद्र से लेकर राज्य तक दोनों सरकारें ये कोशिश कर रही हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन बेहतर तरीके से चले, लोगों को वहां से निकाला जाए, जो लोग अभी फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए, जो टनल में उस दौरान काम कर रहे थे उन लोगों को भी निकालने की कोशिश की जा रही है। आईटीबीपी वहां पर मौजूद है, आईटीबीपी की टीम है, वो भी लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रही है। और अभी प्राथमिकता में जो रखा गया है वो ये रखा गया है कि जो लोग अभी फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए। कुछ लोग लापता भी हैं, उनकी भी खोजबीन, उनकी भी तलाश की जाएगी। और इसके लिए चाहे एनडीआरएफ की बात कर ले, एसडीआरएफ की बात कर ले और जो टीम है आईटीबीपी की बात कर ले, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। और हम इसको भी नकारेंगे नहीं कि इसको भी नकारेंगे नहीं। देखिए, सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स जो होते हैं एनजीटी की तरफ से बनाए गए हैं। हर एक चीज को देखना होता है, पर्यावरण के जो नॉर्म्स हैं उसे फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन एक चर्चा और आगे बढ़ रही है कुलदीप कि ये जो तस्वीर हम बार बार देख रहे हैं, जो भूगर्भीय घटना होती है, इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? क्या इसके पीछे सबसे बड़ी वजह इंसान ही है, हम लोग ही हैं? जानने के लिए सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन जियोलॉजी, लखनऊ विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिक ध्रुव सेन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पढ़ाते भी हैं, बड़े भूगर्भ शास्त्री हैं। ध्रुव जी, बहुत स्वागत है आपका। ध्रुव जी, आपसे हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये सवाल हमारे जहन में भी आया, ये आपदा की जो दूसरी तस्वीर आज हमने देखी 2013 के बाद, थोड़ी देर के लिए तो हम भी हैरान हो गए, घबरा गए। अभी हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन बहुत कुछ प्रभावित हुआ है। क्या एकाएक ग्लेशियर ऐसे ही टूट जाते हैं, ऐसे ही पिघल जाते हैं? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने बोला 2013 के बाद, तो ऐसा नहीं है। इस तरीके की घटनाएं पहाड़ों में हरदम हुआ करती हैं। मैं तो आई विटनेस हूं गंगोत्री ग्लेशियर का। जब 6 जून 2000 को वहां पे इस तरीके की घटना घटी थी, मैं उस समय वहीं पे था, भुजवास के पास, और उसके ऊपर हमने पर्चा भी लिखा, काफ़ी शोध भी किया, कई जगह लोगों पे वार्ता भी की।
लेकिन वो बात आई गई, समाप्त हो गई। वो मेरा अभी रिसर्च पब्लिकेशन है करंट साइंस में। जब केदारनाथ में आपदा आई तो चूंकि वो केदारनाथ की ये प्राकृतिक घटना एक आपदा के रूप में परिवर्तित हो गई, पूरे विश्व के लोगों को उसके बारे में पता चला, तब फिर हमने नहीं बहुत से लोगों ने पर्चे लिखे कि इस तरीके की घटनाएं पहाड़ों में हुआ करती हैं। देखिए, इस समय हम जलवायु परिवर्तन के संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के इस संक्रमण काल में तापक्रम बढ़ रहा है। जो ग्लेशियर्स हैं उसके ऊपर प्राकृतिक रूप से दरारें पाई जाती हैं, जिसको हम लोग क्रिवासेज बोलते हैं। चाहे वो गंगोत्री ग्लेशियर हो, चाहे पिंडारी ग्लेशियर, कोई भी ग्लेशियर, उसके ऊपर क्रिवासेज पाई जाती हैं, दरारें पाई जाती हैं। ये प्राकृतिक विशेषता है हिमनदों की। दूसरी चीज ये है कि हिमालय टेक्टोनिक रूप से बहुत एक्टिव है, सक्रिय है, जिसके कारण हिमालय में भूकंप भी आते हैं। इस टेक्टोनिक रूप से सक्रिय होने के कारण ग्लेशियर्स की सतह पे क्रैक्स बन जाते हैं, फॉल्ट्स बन जाते हैं, लिनियामेंट्स बन जाते हैं। जलवायु के इस संक्रमण काल में ये दरारें, चाहे वो क्रिवासेज हो, चाहे ये लिनियामेंट्स और क्रैक्स टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण बनी हो, ये दरारें और बड़ी होती जाती हैं। बाद में ये इतनी बड़ी हो जाती हैं कि ग्लेशियर वहीं से टूट जाता है। ग्लेशियर टूटा ये एक बात है। कभी कभी जो केदारनाथ में आपदा हुई थी वो बहुत तेज बरसात हुई थी, क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिसके कारण मंदाकिनी नदी बहुत सी जगहों पे ब्लॉक हो गई थी। गंगोत्री ग्लेशियर में जो 2000 में घटना आई, वो भी बरसात होने से ग्लेशियर पिघल गया था और उस ग्लेशियर के कारण जो डेब्रिज आई उसने भागीरथी नदी को ब्लॉक किया था। आज जो नंदा देवी ग्लेशियर, जिसमें करीब 7 ग्लेशियर पाए जाते हैं, जो 19 किलोमीटर के आसपास के लंबे हैं, उसमें से एक ग्लेशियर के टूटने के कारण जो ऋषि गंगा है ये ब्लॉक हुई, और उसके ब्लॉक होने के कारण जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। होता क्या है कि जब नदी ब्लॉक हो जाती है तो वहां पे एक छोटी सी झील बन जाती है और झील में पानी बढ़ने लगता है। एक समय आता है वो झील बस्ट कर जाती है। केदारनाथ आपदा के बाद से 2 नाम पूरे विश्व में प्रचलित हुए, LLOF लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग और GLOF ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग। तो ये जो लेक बन गई, छोटी सी अल्पकालिक लेक, ये लेक बस्ट कर जाती है। उसके बाद से इतनी तेजी से वो बस्ट होने के बाद से पानी बहता है कि उसके रास्ते में जो भी चीजें आती हैं उसको वो तबाह कर देता है, उसको नाश कर देता है, उसका समूचा विध्वंस कर देता है। अब अगर यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसके भौगोलिक कारण हैं जिसके कारण कि इस तरीके की घटनाएं घटती हैं। ये कोई आपदा नहीं है, एक प्राकृतिक घटना है जो हिमालय में होती रहती है। आपदा कब जब बन जाती है, जब मनुष्य प्रकृति के प्राकृतिक चक्र में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, बहुत सी जगह से क्लियरेंस ली जाती है, लेकिन हम लोग अब नदियों को और ग्लेशियरों की जो वैली है उस वैली में भी इंक्रोच कर लिए हैं, और इस तरीके से इंक्रोच कर लिए हैं कि अब उसमें से जो उस नदी का अधिकतम बहाव है, उस नदी के अधिकतम बहाव को धारण करने में सक्षम नहीं रह गई हैं वो नदियां। लेकिन एक चीज अच्छी है इसमें केदारनाथ के मुकाबले, क्योंकि केदारनाथ में सैकड़ों जगहों पे मंदाकिनी रिवर ब्लॉक हुई थी, जिसके कारण उसका डिवास्टेटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा था। क्योंकि ये ग्लेशियर टूटा और अपस्ट्रीम में ही ब्लॉक हुआ, इसलिए जैसे जैसे ये नीचे आता जा रहा है बहाव, इसका डिवास्टेटिंग इफेक्ट एकदम कम होता जा रहा है। और जब ये हरिद्वार और ऋषिकेश तक आएगा, इसका प्रभाव ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया है। बहुत जरूरी है कि हम सतर्कता बरतें, लेकिन यहाँ पे नुकसान होने की कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है, आपने जो महत्वपूर्ण बातें हमें बताई ध्रुव जी, वो पहले से भी ऐसा तो है नहीं कि आज ही सब कुछ पता कर लिया गया है। पहले से हमें पता है ग्लेशियर कैसे टूटते हैं, क्या वहां पर होता है। लेकिन अगर वहां पर हम किसी प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं तो क्या ये चीजें पहले सोची जानी चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है, इतना नुकसान भी हम सह सकते हैं? देखिए, मैंने तो आपको पहले ही बताया कि गंगोत्री ग्लेशियर में 2000 में इस तरीके की घटना घटी थी। मैं तो उस जगह पे उस समय था ही। केदारनाथ की फिर 2013 में घटी। वो उस आपदा से तो पूरे विश्व के लोग वाकिफ हैं। लेकिन देखिए, एग्जैक्टली किस दिन वो टूटेगा ये कोई भी नहीं बता सकता। एग्जैक्टली किस दिन ये घटना घटेगी ये कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, इतना तो बताया जा ही सकता है कि नदी के घर में अगर हम प्रवेश कर रहे हैं, नदी के किनारे हम कोई चीज बना रहे हैं, तो वहां पे हम न बनाएं, क्योंकि उस जगह पे आपदा का प्रभाव हो सकता है। लेकिन हो ये रहा है कि अपने देश में 2.5% जमीन है, 70% आबादी है पूरे विश्व की। तो हमें पता है कि ये आपदाग्रस्त क्षेत्र है, लेकिन तब भी हम विवश हैं उस जगह पे रहने के लिए।
केदारनाथ में जब 1997 में मैं गया था 1 महीने काम करने के लिए, तो केदारनाथ में कोई आबादी ही नहीं थी। और जब देखिए केदारनाथ की आपदा आई तो किस तरीके की तबाही हुई। ग्लेशियर के सामने मंदिर के पीछे हम लोग टेंट लगा के रुके हुए थे। लेकिन आज देखिए केदारनाथ एक टाउनशिप हो गई है। तो हर जगह पे आदमी व्यवसाय के चक्कर में, रोजी रोटी के चक्कर में, उसको पता है कि इस जगह पे आपदा आएगी, लेकिन तब भी वो आपदाग्रस्त क्षेत्र में रहने को विवश हो जा रहा है। या हम यूं कहें कि हमारा जो विकास हो रहा है आजकल, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्राकृतिक नियमों की अनदेखी करके हो रहा है और वैज्ञानिक तथ्यों की भी अनदेखी करके हो रहा है। अगर हम सारे के सारे प्राकृतिक नियमों और वैज्ञानिक नियमों को ध्यान में रखें तो संभवतः इस तरीके से आपदाओं से होने वाली धन और जन की हानि से हम बच सकते हैं। और इस कुछ किया भी गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया है। इसीलिए आप देख लीजिए कि अब की जिस तरीके की तबाही केदारनाथ में हुई थी, उस तरीके की तबाही की संभावना नहीं नजर आ रही है। ठीक, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ध्रुव जी, चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ चीफ इंजीनियर साहब भी बने हुए, उनसे हम समझेंगे कि इंजीनियरिंग के लिहाज से कितना सही है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। और खास मेहमान दो हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। कुणाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि ध्रुव जी खुद बता रहे हैं कि वो केदारनाथ में रहे, कई जगह उन्होंने खुद आई विटनेस वो रहे हैं, कई चीजों को उन्होंने देखा है। अब मैं इंजीनियरिंग की भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा क्योंकि इंजीनियर्स ही वहां पर प्रोजेक्ट में लगे हुए थे, उनके साथ कुछ मजदूर भी थे। लेकिन हम देखते हैं कि अगर इतने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं तो क्या इसमें चुनौती हमारे सामने भी रहती है? ऐसी आपदाओं से हमको सीख तो मिलती है कि हमको और बेहतर प्रबंधन करना चाहिए कि ये इस तरह के जो घटनाएं होती हैं तो उसको सीमित किया जा सके और उनके प्रभाव को कम किया जा सके। ध्रुव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो हम एनक्रोच कर रहे हैं बाढ़ के जो प्राकृतिक एरिया है नदी का, उसमें आबादी के बढ़ने के कारण, तो उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे बांध जो है पूरे विश्व में कई जगह बने, पर्यावरण स्वीकृतियां ली जाती हैं, लेकिन और स्टडी करने की भी आवश्यकता है कि ऐसी घटनाएं न्यूनतम हो। तो इसके लिए जो है ये घटनाएं सीख देती हैं निश्चित रूप से, और इनको ध्यान में रख के आगे के भविष्य के प्रोजेक्टों को निश्चित रूप से बनाया जाना चाहिए। और जो फ्लड प्लेन में जो आबादी बढ़ रही है, आ रही है, उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। एक चीज और है कुणाल जी, क्योंकि आपने कहा कि हमें भी सीखना होगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां चाहे हम पहाड़ क्षेत्रों की बात करें, दुर्गम इलाकों की बात करें, जो बन जाते हैं उसके बाद फायदा मिलता है दिल्ली जैसी राजधानी को, या फिर आसपास के जो और राज्य हैं उन्हें भी फायदा मिलता है। तो क्या हम ये भी मान सकते हैं कि जहां जहां से हमें खतरा रहता है आपदा का, वहीं हमें ऐसा लगता है कि यहां पर हम बेहतर एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, यहां से बेहतर बिजली पैदा की जा सकती है क्योंकि यहां पर स्रोत है? नहीं, जो सिंचाई या जल की या विद्युत की जो परियोजनाएं हैं, वो जो है उन्हीं क्षेत्रों में बन सकती है जहां पर के उस तरह की साइट कंडीशन होगी। और उसका फायदा जो है सभी क्षेत्रों को मिलेगा। जैसे पहाड़ में भी बिजली की आवश्यकता है, सड़क की भी आवश्यकता है, पानी के सिंचाई के भी भले ही कम क्षेत्रफल हो लेकिन सिंचाई के लिए भी आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ की, जैसे आप कोई टेलीफोन ही है तो उसको हर जगह हर आदमी को आवश्यकता है, उसकी टावर कहीं लगेगी, उसका रेडिएशन कहीं होगा। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि विकास की आवश्यकता हर एक आदमी को है। अब वो किस क्षेत्र में लग सकता है, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं, ये उस पर तकनीक पर निर्भर करेगा कि हम वहाँ लग सकता है या नहीं लग सकता। मैदानी क्षेत्र में कोई बांध बनाने में आज की समय में सकता है या नहीं लग सकता। मैदानी क्षेत्र में कोई बांध बनाने में आज की समय में इसलिए संभव नहीं है कि आबादी इतनी बढ़ चुकी है और इतना जो डूब क्षेत्र हो जाएगा कि उस तरह के बांध बन नहीं सकते। तो इसको हमको बैलेंस बनाने की और सीखने की आवश्यकता तो जरूर है। ठीक,
डॉक्टर प्रोफेसर ध्रुव, मैं आपसे कुछ और सवाल करना चाहता हूं क्योंकि हमारी चर्चा ग्लेशियर्स पर चल रही थी। ग्लेशियर्स का टूटना पिघलना एक नेचुरल प्रोसेस होती है, लेकिन फिर भी हम अब बात करें ग्लेशियर्स को लेकर, फिर हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ चले जाते हैं। फिर ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं। जितना हमें प्रकृति का इस्तेमाल करना चाहिए उससे ज़्यादा हम खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या ऐसा है वाकई? हमें थोड़ी सी लिमिटेशंस रखनी होंगी। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही सिर्फ ग्लेशियर पिघल रहे हैं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ग्लेशियरों का पिघलना तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब भी तापक्रम 0 डिग्री से ऊपर रहेगा तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे। मैं गंगोत्री ग्लेशियर पे 1999 से लगातार काम कर रहा हूँ, अभी भी काम कर रहा हूँ मैं, और मैंने ये बताया कि गंगोत्री ग्लेशियर के पीछे खिसकने की दर काफ़ी कम हो गई है। ये जो अभी जो ग्लेशियर हुआ है इस पे तो नहीं, लेकिन बद्रीनाथ से 16-17 किलोमीटर ऊपर जहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है, भगीरथ खड़क और सतोपंथ ग्लेशियर पे भी मैंने 1 महीने का काम किया है। तो देखिए, ग्लेशियरों का पिघलना तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और प्रकृति में जो भी जिस भी चीज का निर्माण हुआ है वह समाप्त होगा। आज अगर हम कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके कारण ग्लेशियर समाप्त हो रहे हैं, नदियां विलुप्त हो रही हैं, तो आप याद कीजिए जो सिंधु घाटी की सभ्यता आज से 3000, 4000, 5000 साल पहले थी, जबकि इतनी उद्योग धंधे भी नहीं थे, मानव जनित गतिविधियां भी नहीं थी, ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह का भी तब कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन तब भी वो सभ्यता भी समाप्त हुई, और वो जो नदी जिसको कहा जाता था, जिसके किराने की वो सभ्यता पल्लवित पुष्पित हुई, वो नदी भी समाप्त हुई। तो प्राकृतिक रूप से जिस चीज का निर्माण हो गया है उसका समापन एक दिन होना ही होना है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये ग्लेशियर जो बने हुए हैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अब वो कल और परसों 100 साल है, 1000 साल है, दैट वी डोंट नो, एक दिन समाप्त होंगे। ये तो प्रकृति का शाश्वत नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का एक शाश्वत नियम है और ये होता ही रहेगा। लेकिन यह है कि मानव ऐसी गतिविधि न करे जिसके कारण कि जो प्रकृति का संरक्षण है वो संरक्षण न हो पाए। मानव प्रकृति का दोहन कभी करेगा, क्योंकि वो भी जरूरी है। वो पेड़ काटेगा नहीं तो कहां से वो अपने जो फर्नीचर है वो बनाएगा। लेकिन यह है कि वो प्रकृति का दोहन उतना ही करे कि प्रकृति कम से कम सस्टेनेबल रहे। तो आजकल क्या हुआ पिछले कुछ सालों में कि हम लोगों ने जो विकास किया वो एट द कास्ट ऑफ नेचर किया, प्रकृति सस्टेनेबल नहीं रह गई। और इसीलिए आज से 15-20 साल पहले एक टर्म आया सस्टेनेबल, सतत विकास। लेकिन वर्तमान समय में जो प्रयास किया जा रहा है विकास का, वो मॉडल यही है कि हम विकास तो करें, वो विकास करेंगे तो थोड़ा बहुत पर्यावरण का क्षरण होगा ही, थोड़ा बहुत पोल्यूशन भी होगा ही, लेकिन वो क्षरण उतना ही हो, वो पोल्यूशन उतना ही हो कि कम से कम नेचुरल सिस्टम हमारा संरक्षित रहे, कंजर्व रहे। वो इस तरीके से ना हो जो परिवर्तन हो वो रिवर्सिबल परिवर्तन हो। परिवर्तन ऐसा ना हो जो इरिवर्सिबल हो जाए, कि इतना ना हम रबड़ को खींच जाए कि रबड़ टूट ही जाए, रबड़ को हम उतना ही खींचे कि रबड़ अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। तो आज प्रकृति के साथ मानव जनित गतिविधियों का वही रिश्ता नाता होना चाहिए, और इसी के लिए सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रकृति में थोड़ा बहुत जो परिवर्तन हो वो रिवर्सिबल परिवर्तन हो, कि प्रकृति अपनी अवस्था को, पुरानी अवस्था को, अपने संतुलन की अवस्था को, अपने इक्विलिब्रियम की अवस्था को प्राप्त कर ले। क्योंकि प्रकृति में अगर हमने ऐसा परिवर्तन कर दिया कि उसकी संतुलन की अवस्था बाधित हो गई तो इसी तरीके की आपदाएं आएंगी। और यही आपदा आपने कहा कि ये पता कर पाना संभव सा हो जाता है, ये संभव नहीं है कि ग्लेशियर कब टूटेगा। छोटे मोटे ग्लेशियर्स तो टूटते रहते हैं, लेकिन बड़े ग्लेशियर्स जब टूटते हैं तो उसका प्रभाव भी हमें दिखता है। नहीं, वो देखिए ग्लेशियर की सतह पे आदमी हमेशा जाता रहे तो थोड़ा बहुत अनुमान लग सकता है, लेकिन ये है कि डेंजरस भी होता है हर समय उसके ऊपर जाना, जिसमें अनुकूल परिस्थितियां रहती हैं, आदमी जाता है। ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर पे पार करके हम लोग उसके ऊपर तपोवन पे कई बार गए हैं। गंगोत्री ग्लेशियर में भी एक तपोवन है गौमुख के ऊपर, तो गंगोत्री ग्लेशियर की सतह पे चढ़ के ही उस पे जाना पड़ता है, तो जाया जा सकता है। लेकिन यह है कि पूरी सेफ्टी के साथ, पूरी सावधानी के साथ, और सैटेलाइट डाटा अगर हरदम देखा जाए तो सैटेलाइट डाटा में थोड़ा बहुत उसका अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक जी कुणाल जी, जैसा ध्रुव जी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा दोहन तो हो जाता है, लेकिन एक सस्टेनेबल तरीके से हमें काम करना चाहिए। इस प्रोजेक्ट को अगर हम देखें, इस प्रोजेक्ट को लेकर भी कई लोग जो हैं वो अदालत का दरवाजा भी खटखटाते हैं, और
कहते हैं कि ये नहीं बनना चाहिए, जो पर्यावरण से जुड़े हुए लोग हैं वो, तो क्या हम ये मानकर चलें कि पहले से लोगों ने कहा था कि नहीं बनना चाहिए? हालांकि यहाँ पर ग्लेशियर टूटे, प्रोजेक्ट में कोई खराबी नहीं थी, ये भी कहा जा रहा है। आपको लगता है पहले जांच हो जानी चाहिए? खुद मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर हुआ क्या था। हाँ, जांच तो आवश्यक है और तकनीक जो है हमेशा नया सीखती है और समाधान निकालती है। तो इन सब चीज़ों को से सीख मिलके हमको तकनीकी समाधान निकालने होंगे, क्योंकि विकास को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन पर्यावरण का क्षरण जो है वो हमको कम से कम करना होगा और उसकी भरपाई कहीं ना कहीं करनी होगी। ये निश्चित रूप से सत्य है। इसकी भरपाई बहुत ज़रूरी हो जाती है। ध्रुव जी, मैं कुछ और सवाल आपसे करना चाहता हूँ। कुछ और तस्वीरें भी हमने आज देखी, क्योंकि जो निचला इलाका है वहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो क्या अब हम ये भी मानकर चलें कि ये खतरा कभी भी आ सकता है, इसलिए हमें सतर्क हमेशा रहना होगा? डरना नहीं है, लेकिन सतर्कता ज़रूरी है। नहीं, देखिए, तो नाम ही है प्राकृतिक आपदाएं, और प्राकृतिक पर्यावरण का वही भाग है जो मानव नियंत्रण से परे है। इसीलिए आप प्राकृतिक आपदाओं को देखिए, भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता है। वो आपदा तो आएगी ही आएगी, भूकंप आना है आएगा, सुनामी आनी है आएगी, लैंडस्लाइड आनी है आएगी, साइक्लोन आना है आएगा, प्राकृतिक आपदाएं तो आएंगी ही आएंगी। बस वैज्ञानिक तरीके से और प्राकृतिक नियमों को ध्यान में रख के इन प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को हम कैसे मिनिमाइज करें, ये बस होता है। और इसीलिए अलर्ट जारी किए जाते हैं। अलर्ट यही एक तरीका है ताकि उससे होने वाली धन और जन की हानि को हम बचा सकें। ऐसा नहीं है गंगा के मैदानी भागों में कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन तब भी इसीलिए अलर्ट जारी किया गया है कि किसी भी तरीके का जोखिम हम क्यों लें, हम 100% सेफ जोन में रहें, इसीलिए अलर्ट जारी किया गया है। तो इस तरीके की चीजें, प्राकृतिक आपदाएं तो आती ही रहती हैं, बाढ़ आएगी ही, सूखा पड़ेगा ही, लेकिन हम किस तरीके के वैज्ञानिक नियमों का पालन करें, किस तरीके के प्राकृतिक नियमों का पालन करें कि इन प्राकृतिक, अगर मानव प्रभावित नहीं हुआ, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी नहीं हुई, तो वह प्राकृतिक आपदा नहीं है, वह एक प्राकृतिक घटना है। क्लाउड बर्स्ट एक प्राकृतिक घटना है, होती ही रहती है। लेकिन अगर आदमी प्रभावित हो गया, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो गई, तो क्लाउड बर्स्ट एक डिजास्टर बन गया। चक्रवात आया, कोई प्रभावित नहीं हुआ तो बस एक चक्रवात आया, लेकिन अगर आदमी प्रभावित हो गया तो साइक्लोन एक डिजास्टर हो गया। तो बस यही प्रयास करना है और इसीलिए सतर्क रहना है ताकि इन आपदाओं से होने वाले नुकसान को हम कम कर दें, और इतना कम कर दें कि वह प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक प्राकृतिक घटना ही बन के रह जाए। एक चीज और, आइस शीट ग्लेशियर और अल्पाइन ग्लेशियर, इसको लेकर भी थोड़ा सा संशय बना हुआ है कि ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, और इधर जहां पर आपदा या यूं कहिए कि ग्लेशियर्स टूटे हैं, यहाँ किस तरह की स्थिति है प्रोफेसर ध्रुव? नहीं, क्या नाम दिया आपने, कौन सा ग्लेशियर? दो तरीके के ग्लेशियर्स होते हैं, आप ही हमें समझाइए, आप बेहतर जानते हैं इन चीजों को। हाँ, नहीं, आप जो दो तरीके के बताए, आप कौन सा बताए, क्योंकि ग्लेशियर तो कई तरीके के होते हैं। हाँ, ठीक है। कुछ ग्लेशियर होते हैं जो कि मैदानी भागों में होते हैं, हाँ, जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर बोलते हैं, जो अंटार्कटिका में है। कुछ ग्लेशियर्स होते हैं जो वैली ग्लेशियर्स होते हैं, जैसे हिमालय के सारे ग्लेशियर वैली ग्लेशियर हैं। मैं आर्कटिक भी जा चुका हूं, नॉर्थ पोल रीजन में जो पहला भारतीय अभियान दल गया था उसमें भी मुझे जाने का सौभाग्य मिला था। वहां पे हर तरीके के ग्लेशियर्स देखने को मिले। वैली ग्लेशियर्स भी थे, सर्क ग्लेशियर भी थे, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर भी थे, पीडमांट ग्लेशियर भी थे। तो जो केदारनाथ है, केदारनाथ भी वैली ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर भी वैली ग्लेशियर है, जो ग्लेशियर टूटा है यह भी वैली ग्लेशियर है। जब दो ग्लेशियर मिलते हैं, वैली ग्लेशियर, और नीचे आके मिल जाते हैं फुटहिल्स पे, तो उसको पीडमांट ग्लेशियर बोलते हैं। तो ग्लेशियर कई तरीके के होते हैं, लेकिन हिमालय में हमको वैली ग्लेशियर, घाटी हिमनदी मिलते हैं। आर्कटिक में हर तरीके के ग्लेशियर मिलते हैं, अंटार्कटिक में सिर्फ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स मिलते हैं। तो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, वैली ग्लेशियर, सर्क ग्लेशियर, पीडमांट ग्लेशियर, कुछ ऐसे भी ग्लेशियर्स होते हैं जो सीधे समुद्र में मिलते हैं। हमारे बड़े अच्छी फोटोग्राफ्स हैं आर्कटिक की, कि ग्लेशियर चल रहा है और सीधे के सीधे जाके समुद्र में मिल रहा, उनको टाइडल ग्लेशियर्स बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत होते हैं वो देखने में, और उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े क्रिवॉसेज होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दरारें होती हैं। उसको देखने के लिए हम लोग हेलीकॉप्टर
से जब आदमी चलता है तभी वो देख सकता है आदमी, क्योंकि उन सतहों पे आदमी जा नहीं सकता, जान का जोखिम रहता है। तो ग्लेशियर्स हर तरीके के होते हैं, लेकिन अपने यहाँ के जो ग्लेशियर हैं हिमालय में और जो आल्प्स की पहाड़ियों में भी हैं यूरोप में, वो सब के सब वैली ग्लेशियर्स हैं, घाटी हिमनद हैं। तो ये ग्लेशियर्स की जो आपने जानकारी हमें दी है, और आपने ये भी बताया कि समय समय पर टूटते रहते हैं। जैसा आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमें डरना होगा, सतर्कता लेकिन बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो आपने शुरू में जिक्र किया था प्रोफेसर ध्रुव, मैं वहां आपको ले जाता हूं चर्चा में, जब आपने जिक्र किया कि अब वहां पर लोग रहने लगे हैं, लोग वहां पर पहुंचने लगे हैं, तो क्या इससे भी कोई फर्क पड़ता है? देखिए, इससे फर्क ये पड़ता है कि जैसे मान लीजिए कि केदारनाथ में जब हम 97 में गए तो कोई था ही नहीं, ठीक है, हम लोग टेंट लगा के रुके, अब वहां लोग हरदम जा रहे हैं। तो जब लोग हरदम जाने लगेंगे, गंगोत्री में भी हम लोग भुजवास में टेंट लगा के रुकते हैं, अब भुजवास में भी पब्लिक जाने लगी है। तो जब लोग जाने लगेंगे, तो जब लोग जाएंगे तो थोड़ा बहुत लोग वहां पे रोजगार के अवसर भी लगेगा कि यहाँ पे है, कि यहाँ पे हम चाय की दुकान बना लें, यहाँ पे हम होटल बना लें, यहाँ पे हम छोटा सा रेस्टोरेंट बना लें, यहाँ पे हम रुकने की कुछ व्यवस्था कर दें, तो हमारी रोजी रोटी चल सकती है। तो जब आदमी ये करेगा तो जगह कहाँ से लेके आएगा? तो जगह तो उसके पास वही वैली ही है ना, रिवर वैली ही बची हुई है उसके पास, तो उस वैली में ही तो कंस्ट्रक्शन करेगा। तो जब उस वैली में कंस्ट्रक्शन करेगा तो नदी के पानी के बहाव वाले क्षेत्र को तो वो कम कर दिया, क्योंकि मान लीजिए कि एक गिलास में 1 लीटर पानी आ सकता है, हमने आधा लीटर उसमें बालू भर दिया तो आधा ही लीटर तो पानी का जगह बचा। तो जैसे जैसे नदी के घाटी में कंस्ट्रक्शन होता जाएगा, नदी की घाटी की, उस नदी के घाटी की जलधारण शक्ति कम होती जाएगी, और जलधारण शक्ति जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे बाढ़ आने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। यही सारी नदियों में हो रहा है, गंगा के मैदान की भी सारी नदियों में यही हो रहा है। चाहे वो राप्ती नदी में जो 98 में बांध टूट करके बाढ़ आई थी, चाहे वो कोसी हो, चाहे बूढ़ी गंडक हो, कुआना हो, कोई भी बूढ़ी राप्ती हो, जिन नदियों में बाढ़ आता है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की नदियों में, हम सब नदियों के किनारे किनारे भी चले हैं, जहां से निकलती है जहां समाप्त होती है, तो हमने वहां पे वास्तविकता देखा है और इस पे बहुत डिटेल में काम किया है कि क्यों ये बाढ़ आती है, क्या कारण। अगर हम नदी के अधिकतम बहाव को धारण, आप ये समझिए कि छोटा सा अगर हमारा कपड़ा बहुत टाइट है तो उसकी तो सिलाई खुदेगी ही। तो ये समझिए कि नदी को हमने दोनों तरफ से सकरा करते 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 इतना सकरा कर दिया, बंधे बना दिया और अगल बगल हमने सेटलमेंट कर दिया। लखनऊ में भी गोमती नदी को हम लोगों ने किया है, दोनों तरफ से बंधे बना के नदी को सकरा कर दिया है। अब नदी में इतना स्थान नहीं है कि वो नदी अधिकतम बहाव को धारण कर सके। नदी किस दिन विकराल रूप लेगी ये तो नहीं पता है ना किसी को। 2008 में बाढ़ आई ही थी गोमती नदी में। तो हमें नदियों के साथ, हमें ग्लेशियर्स के साथ जब भी हम कोई भी उनके साथ छेड़छाड़ करें तो कम से कम एक बार नदी की स्थिति भी तो पूछें। नदी की स्थिति ये तो जाने कि इसमें अधिकतम बहाव कितना आया था, पिछले 100 साल का रिकॉर्ड देखें, डिस्चार्ज देखें, उसका बहाव देखें, और एक छोटी जानकारी में छोड़ें कि वो अपने अधिकतम बहाव को धारण कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। और इंजीनियर कुणाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल जी, जैसा ध्रुव जी कह रहे हैं कि हमें देखना चाहिए, तो प्रोजेक्ट के पहले जो क्या हर एक चीज का नहीं, जी आप कहिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो है 100 साल का नहीं, जितना मैक्सिमम डाटा उपलब्ध होता है और उसकी डिज़ाइन जो है हम कम से कम 1 in 100 या 1 in 200 ईयर्स पे करते हैं। तो इसमें वो नहीं, जो मेन प्रॉब्लम जो हो रही है वो आबादी के बढ़ने के कारण जो अतिक्रमण हो रहा है जो बाढ़ के क्षेत्रों में, उससे बहाव को रास्ता चूंकि कम मिल रहा है तो उससे फिर लेवल ज़्यादा आता है। तो ये सारे जितने भी आंकड़े हैं वो हम सब लोग बहुत पिछले जितने भी साल का हमारे पास अवेलेबल है, कम से कम 150 साल का हमारे पास डाटा अवेलेबल है, तो हम उस सब को स्टडी किए बिना तो कोई निकालते ही नहीं है। और दूसरा थियोरटिकल भी हम लोग जो है फॉर्मूलों से निकालते हैं कि इसका ये 1 in 500 ईयर्स तक का हम निकालते हैं कि इसमें कितना जो है पानी आ सकता है मैक्सिमम। तो जो समस्याएं, जो तटबंध जो है, जो गोमती के जो तटबंध की बात की है, उसमें कोई तकनीकी रूप से कोई कमी नहीं है और न वो टूटे हैं। जो राप्ती का जो आप बता रहे हैं वो वहाँ पर भी एनक्रोचमेंट की प्रॉब्लम रही और उसकी वजह से ही वो राप्ती का जो है अलाइनमेंट के जो बातें रही
उसकी वजह से कुछ समस्या आई थी, जिसका अब समाधान विभाग ने कर लिया है। प्रोफेसर ध्रुव, मैं कुछ एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो तो तस्वीर, जी कुछ कह रहे हैं कुणाल जी आप? नहीं, मैं बिना तकनीकी आंकड़ों के तो हम कोई प्रोजेक्ट जो है फाइनल कर ही नहीं सकते हैं, और इस पे पूरे देश के लेवल पे CWC वगैरह सारा आदमी मॉनिटरिंग करता है। तो नहीं, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, हर एक चीज की जांच पहले की जाती है, मिट्टी हो, पानी हो, क्या लेवल है, कितनी धारा है, कितनी तेज आ रहा है, हर एक चीज की जांच तो की जाती है। क्या प्रोफेसर ध्रुव ये काफी है इतना ही देखना, या हमें और भूगर्भीय घटनाओं को भी देखना चाहिए? देखिए, मैं कुछ चीजें बोलता हूं, जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हम स्वर्ग बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत आपदाएं आने की संभावना नहीं है। सुनामी आ नहीं सकती, लैंडस्लाइड आ नहीं सकता, वॉल्केनो आ नहीं सकता, अर्थक्वेक भी चूंकि ये जो एल्यूम है उतना आ नहीं सकता, टेक्टोनिकली अर्थक्वेक जोन 3 में आता है ये, तो बाढ़ ही आ सकती है सिर्फ। तो अगर हम थोड़े बहुत बाढ़ के बचाव के कायदे कानून अपने अच्छे बना लें तो हमें लगता है कि हम आपदा रहित स्टेट हो सकते हैं। इसलिए मैंने अपनी ये बात कही। और चूंकि नदियों पे पिछले 95 से लगातार काम कर रहा हूँ, सारी नदियों पे, चाहे वो घाघरा हो, चाहे गोमती हो, गंगा हो, गंडक हो, कोसी हो, सबको मैंने देखा है, सबके किनारे काम किया है। इसलिए आप बहुत सही कुणाल साहब बोल रहे थे, ऐसा नहीं है बंधे बनाए जाते हैं तो उनकी पूरी एनालिसिस होती है, लेकिन जो डिस्चार्ज डाटा हमने देखा है कि छोटी नदियों का डिस्चार्ज डाटा 100 टाइम्स तक फ्लक्चुएट कर जाता है, जबकि बड़ी नदियों का 6 to 7 टाइम्स और 10 टाइम्स ही फ्लक्चुएट करता है। तो हमें लगता है कि बाढ़ की दृष्टि से इसीलिए छोटी नदियां ज्यादा भयावह होती हैं, चाहे वो बूढ़ी राप्ती हो, चाहे वो कुआना हो, ये सब नदियां, चाहे वो बूढ़ी गंडक हो, ये सब ज्यादा बाढ़ लाती हैं, बशर्ते इसके कि बड़ी नदियां हैं। बड़ी नदियों का जो बाढ़ होती है, जैसे घाघरा हो या गंगा हो, ये सब तटबंध ज्यादा काटती हैं, लेटरल इरोजन, क्षैतिज कटान, ये सब बहुत ज्यादा करती हैं। तो समय आ चुका है कि हम लोगों को उस तरीके से अपना सेटलमेंट भी करना चाहिए और फ्लड प्लेन नदी का एकदम खाली छोड़ देना चाहिए, ताकि नदी का अधिकतम बहाव, पानी का बहाव फ्रीली हो सके और अगल बगल खुला छोड़ना चाहिए। संभावना, और पानी क्यों नहीं, प्रकृति को भी खुला छोड़ना चाहिए। उसे बांधने की कोशिश करेंगे तो फिर गड़बड़ होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। कुलदीप हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी और अहम खबरें जारी रहेंगी।